नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। बहुत स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम नीतियां सरकार की में, जहां पे आप उन नीतियों से रूबरू होते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं जिन नीतियों का लाभ आपको लेना है, लेकिन कई कारणों के वश आप उन नीतियों को जान समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में आपका हक मारा जाता है। इसी के मद्देनज़र ये कार्यक्रम आपके लिए बनता है और आप तक पहुंचाया जाता है कि आप उन नीतियों को समझ बूझ सकें। आज हम जिस नीति पर बात करेंगे वो बेहद ही खास नीति है। वो नीति है राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति 2007, जिसके तहत सरकार ने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि आवास जो है, जो बुनियादी ज़रूरत है हर किसी की, उसको हर किसी को उपलब्ध कराया जाए शहरों के अंदर। और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो बेहतरी है, जो गुणवत्ता है ज़िंदगी की, उसे सुधारा जाए रिहाइश के मद्देनज़र। इसी पे आज बातचीत होगी, खबर देखेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। कार्यक्रम में सबसे पहले राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति 2007 को जान समझ लेते हैं। रोटी कपड़ा के बाद मकान आदमी की बुनियादी जरूरत है। पंचवर्षीय योजनाओं में मकानों की कमी का अनुमान हर बार लगाया जाता है। फिर भी हमारे देश में शहरी क्षेत्रों में पेयजल, व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली, सीवरेज सिस्टम, सफाई सुविधा, बिजली, सड़कों और समुचित कचरा निपटान जैसी सुविधाओं की भारी कमी है। इन्हीं कमियों की वजह से शहरी क्षेत्रों में आवास और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देने के लिए नीति की जरूरत पड़ी। राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति का उद्देश्य आवास पर्यावास से संबंधित विकास को बढ़ावा देना है, ताकि समाज के हर वर्ग को जमीन, मकान और इससे संबंधित सेवाएं सस्ती दरों पर मिल सकें। आवास की कमी की गंभीरता को और केंद्र राज्य सरकारों के पास बजट की कमी को देखते हुए ये साफ है कि मकानों की मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रयास काफी नहीं हैं। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय आवास पर्यावास नीति 2007 में इस विषय पर नए सिरे से विचार किया गया है। इसलिए इस नीति का उद्देश्य सभी के लिए किफायती आवास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभिन्न तरह की सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस नीति के पीछे कुछ महत्वपूर्ण तर्क भी हम आपको दिखाते हैं। भारत में शहरी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में शहरीकरण पर ध्यान दें तो लोगों का झुकाव छोटे शहरों से ज्यादा बड़े शहरों की ओर है। मध्यम और छोटे शहरों की ओर लोगों का झुकाव कम है। इस नीति में विशेष ध्यान आवास यूनिटों की मांग और आपूर्ति में अंतर पर केंद्रित किया गया है। मकानों की कमी की मार सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी तबके पर है। इसलिए जरूरी हो गया है कि नई राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति में इन तबकों पर विशेष ध्यान देते हुए सभी के लिए सस्ते मकान मुहैया कराने को लेकर गंभीरता से विश्लेषण किया जाए। हाल के दशकों में 1 मिलियन या अधिक की आबादी वाले शहरों की संख्या काफी बढ़ गई है। शहरीकरण की प्रवृत्ति भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। गोवा, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु जैसे राज्यों में शहरीकरण की दर ज्यादा है, तो हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में शहरीकरण की दर कम है। एक और बड़ा कारण है श्रमिकों का गांवों की बजाय शहरों की ओर झुकाव। इस तथ्य को उजागर करना भी बेहद जरूरी है कि शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक क्षेत्र में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। संतुलित क्षेत्रीय विकास भी एक महत्वपूर्ण कारण है। चूंकि भारत की कामगार आबादी में गांवों से शहरों की ओर झुकाव हो गया है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि शहरी क्षेत्रों में आवासीय दृष्टि से समुचित विकास हो। गरीबी का प्रसार भी एक वजह है। शहरी क्षेत्रों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वाले परिवारों के लिए आवास की असमर्थता सीधे शहरी गरीबी से जुड़ी है। शहरी गरीबों को सीमित बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हैं। ये स्वाभाविक है कि अधिकांश कमी स्लमों से संबंधित है। तो ये कुछ कारण हैं जिसके मद्देनज़र इस नीति को बनाया गया। अब ये जान लेते हैं कि इस नीति का उद्देश्य क्या है ग्राफिक्स के जरिए। शहरी नियोजन से संबंधित उद्देश्य है सस्ते आवास, फंड को बढ़ाना, स्थानीय प्रोत्साहन,
पिछड़े तबके और महिलाओं की साझेदारी, स्वास्थ्यकर पर्यावरण। तो ये सारी बातें हैं जो कि इसके उद्देश्य में शामिल है। हमारे साथ आज कार्यक्रम में चर्चा में शामिल हो रहे हैं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जिनकी विशेषज्ञता है कंट्री और टाउन प्लानिंग को लेकर। एसपी गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। इस नीति को हम आपसे समझना चाहेंगे। आप इसे बताएं सरल शब्दों में कि इसको किन कारणों के मद्देनजर बनाया गया और उद्देश्य क्या है इसका, और हम कितने सफल हैं इस उद्देश्यों को लेकर। देखिए, जब ये वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय मैं इस मिनिस्ट्री में था, रूरल हाउसिंग मिनिस्ट्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। उस समय ये सोचा गया भाई जो हमारी सबसे बुनियादी जो है आदमी की रिक्वायरमेंट वो है आवास, और सारा चर्चा करने के बाद ये निश्चय निकला, उस समय सरकार ने निर्णय लिया भाई सबको हम हर एक व्यक्ति को आवास दें, शेल्टर टू ऑल। उसको संदर्भ में देखते हुए ये इस नीति का निर्माण किया गया। नेशनल हाउसिंग हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2007 में ये जाकर बनी। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य केवल ये मकान तो देना ही था, लेकिन मकान के साथ साथ सभी उसमें मूलभूत सुविधाएं जो आज इवन हम बड़े सिटी हैं उनको भी देखें उनमें भी नहीं है उपलब्ध। तो सरकार का ये था भाई जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन सब मकानों में मिले, और विशेष तौर से जो पिछड़े लोग हैं जी, जो गरीब लोग हैं उनको आवास ज़रूर मिले जी, और संख्या उन्हीं की ज़्यादा है। उस समय मुझे याद है 2005 में जब ये नीति इसमें कंसीव की गई थी जी, उस समय जैसे चर्चा में ये आया था भाई 24.6 मिलियन मकानों की कमी है। उस समय ये बहुत बड़ी लगती थी, और आज ये स्थिति देखें तो आज कितनी कमी है। ये संख्या बढ़ 11 करोड़ हो चुकी है इसमें। 6 करोड़ तो इसमें रूरल एरिया में और 5 करोड़ शहरी आबादी में, मतलब 6 करोड़ अब की है। जो सरकार ने अब मिशन लिया है ना, जो अब प्रेजेंट सरकार आई है, उन्होंने भी फिर उसको आगे बढ़ाया है। जो नीति थी उसमें इन्होंने कहा भाई हम शेल्टर जो है मकान जो है 2022 तक सबको प्रोवाइड करेंगे। और इसमें क्या है मैं बताऊं आपको, 70% ये लोग केवल जो LIG है और BPL फैमिलीज वाले हाउसिंग हैं इसमें जो आते हैं। ये नहीं है भाई कोई बड़े लोगों को हो। और इसमें एक और नया कंसेप्ट दिया गया भाई अफोर्डेबल हाउसिंग हो जो वो अफोर्ड कर सके, और साथ में मूलभूत सुविधाएं जैसे 2000 की पॉलिसी में थे वो उपलब्ध होनी चाहिए। अब ये बड़ी चुनौती है सरकार के सामने 2022 तक पूरा करना, क्योंकि इसमें देखिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट्स है वो फंड्स की है, लगभग 2 ट्रिलियन। तो इसमें $, जो कहेंगे आप, वो इसकी ज़रूरत पड़ेगी केवल हाउस बनाने के लिए। और फिर लैंड की रिक्वायरमेंट है, लैंड की इसमें लगभग 1.5 से 2 लाख हेक्टेयर वो लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो टोटल जाके 3.5 ट्रिलियन जो है $, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इस बात को बहुत साफ साफ बताया गया है इस पॉलिसी में कि ये सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी से तय की जाए बात तो पॉसिबल नहीं है। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने पे भी जोर दिया गया है, जो पॉलिसी है जिसको हमने पढ़ा। नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा है, जब ये पॉलिसी बनी थी इस पे ज़्यादा जोर इसी का था भाई जो PPP मोड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और साथ में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको इसको मजबूत लाया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। दोनों चीज़ें थी, क्योंकि सरकार नहीं कर सकती। आप कहीं भी ले लीजिए, जितने भी प्रोजेक्ट कामयाब हुए हैं उसमें PPP मोड के बगैर कामयाब हो ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए तो बड़ी ह्यूज इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और दूसरे फिर उसमें जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करोगे सभी स्टेक होल्डर्स को, तब तक वो स्कीम कामयाब नहीं होती जी। वो स्कीम फिर पेपर्स पे रह जाती है उसमें। तो यानी जो इसमें 2007 का पॉलिसी उसमें तो बड़ा चेंज आ चुका है। आप
समय के साथ बदलाव आया है। बदलाव आया है। उस समय रिक्वायरमेंट बताया ना मैंने 24.6 वो मिलियन 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात है, जो अनुमान लगाया गया था उसमें जो घरों की जरूरत थी वो संख्या भले कम थी। आज जो संख्या 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, इसके दौरान वो जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। उसका कैलकुलेशन भी जारी किया जा चुका है कि वो संख्या बढ़ गई है। सरकार के सामने और बड़ी चुनौती नहीं बड़ी है। वो आप सरकारी आंकड़ों में जाएं तो उनके हिसाब से अभी भी वो वही फिगर आती है। लेकिन जो हमने अब ये जो हमारी ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है डेवलपर्स की, जैसे नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है नेरेडको, उन्होंने अभी पीछे कन्वेंशन की थी और उसमें ये सर्वे भी करवाया था। उसमें यही आया था भाई जो एट प्रेजेंट जो हमारी कमी है हाउसिंग की वो लगभग 5 करोड़ के आसपास है टोटल। और 2022 तक जैसे मंत्री जी उसमें आए थे, उन्होंने कहा था भाई 2022 तक सभी बिल्डर्स डेवलपर्स को कहा भाई आप इसमें सहयोग दीजिए, हम आपकी जितनी जो है ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेंगे। जो कोई बदलाव की ज़रूरत है नियमों में कानून में तो वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार के सामने बहुत बड़ी ये उन्होंने एक बहुत बड़ा इस रखा है, इसको एज ए अपना प्रिंसिपल वो रखा है, एक वायदा लोगों से किया है और वो इसको करना चाहते हैं, कटिबद्ध हैं इसके लिए वो। इसलिए उन्होंने ये चाहा भाई इसको आप पीपीपी मोड में कीजिए और जो भी आपको जैसे उन्होंने बताया भाई इसमें उनकी समस्याएं बहुत हैं। देखिए आज कोई भी प्रोजेक्ट लगाता है उसमें हमारे जो ऑफिशियल ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे इतनी प्रॉब्लम्स हैं वो आप कर ही नहीं सकते। जैसे एक बड़ा अच्छा सुझाव था उनका भी था और मैं भी ये मानता हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट में रहा हूँ, जब तक एक एजेंसी ना हो, एक सिंगल विंडो सिस्टम ना हो, तो ये जो इन्होंने लक्ष्य रखा है ना सबको हाउस दे देंगे 2022 एक बात मैं और स्पेशली आपसे जानना चाहूँगा कि जो टारगेट है और जो प्रयास है, इन दोनों के रेशियो के आप कैसे मैच करते हैं? टारगेट हमारे सामने बड़ा है लेकिन जो हम कोशिश कर रहे हैं वो उस टारगेट के अनुरूप है या नहीं, उस पर हम बात करेंगे सर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बाकी मसलों को शामिल करेंगे कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा प्रयास जो है वो कितना काफ़ी है।